अब देखो री इलेक्शन जैसे क्या होता है कि क्या एक बार जो पर्सन एक टेन्योर के लिए इलेक्ट हो चुका है, मान लो 5 साल के लिए इलेक्ट हो चुका है, तो क्या उसे हम दोबारा इलेक्ट होने का मौका दे सकते हैं? क्या होता है कि देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, वो हमें पता है कि वो 2 बार, इनके नाम के आगे 2 रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड कि एक तो इन्हें एक बार सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मिला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला रिकॉर्ड उनके नाम ये है। दूसरा रिकॉर्ड उनके नाम ये है कि वो 2 टेन्योर के लिए एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। तो देखो नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहुत ही अगेंस्ट थे। नेहरू डिडंट वांटेड हिम टू बी प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, एक बार तो चलो हो जाते हैं वो इलेक्ट, तो दूसरी बार भी हो जाते हैं, ठीक है। तो नेहरू को ये लगा, नेहरू बहुत अगेंस्ट, नेहरू चाहते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन बन जाए। अगर देखो एक तो साउथ साइड को बिलोंग करते थे, इससे साउथ को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, साउथ साइड का भी गुडविल आ जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहुत ही अगेंस्ट नहीं चाहते थे, पर ये 2 बार जीत जाते और जीतते अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ है, ठीक है। 99.3% मेजोरिटी के साथ ही जीत जाते हैं। अब क्या होता है कि अब भाई नेहरू को लगा कि फिर से थर्ड टाइम भी यही करेंगे, थर्ड टाइम भी ये खड़े होंगे और जीत जाएंगे। ही वॉज हैविंग अ गुड विल। तो वो क्या करते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस कराते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। उस बिल में ये होता है कि कोई भी पर्सन 2 बार से ज़्यादा, 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट कहाँ से इंस्पायर था? अमेरिका से। अभी बताऊंगी अमेरिका से कैसे इंस्पायर था। तो फिर क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि मतलब अब नहीं चाहता कोई कि वो बने, मतलब नेहरू नहीं चाहते कि अब वो प्रेसिडेंट बने। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि देखो मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही एक कस्टम बन जाना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, कि वो दोबारा नहीं खड़ेंगे। वो इस बात की घोषणा कर देता है कि अब मैं दोबारा नहीं खड़ा हूँगा। तो अब वो खड़े भी नहीं होते उसके बाद से। तो ये होता है। तो हमारे में अब तो कोई ऐसा कहीं पे ये रिटर्न रूल तो नहीं आया कि कोई 2 बार से ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन अब तक तो हमने ये देखा है कि हमारे मतलब जितने भी प्रेसिडेंट है सिर्फ एक ही टर्म के लिए रहते, एक ही बार 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आपको अमेरिका का बताती हूँ। अमेरिका में क्या था, यू माइट बी नोइंग रूजवेल्ट, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या हुआ था कि जो रूजवेल्ट थे ये मतलब 3-4 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए। तो अब जिस टाइम वो थे भाई वर्ल्ड वॉर के टाइम में इन्होंने इनका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, लोगों को बचाया, तो भाई अब कोई इनके अगेंस्ट कुछ बोल भी नहीं सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही डाइड, तो क्या हुआ 1951 में ये डिसाइड हुआ कि कोई भी पर्सन 2 टर्म से ज़्यादा एज ए प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। जैसे ओबामा रहे हैं, जॉर्ज बुश रहे हैं, ये लोग प्रेसिडेंट रहे हैं। तो रूजवेल्ट की वजह से देखो उनके सामने कोई कुछ कह नहीं पाता था, बट आफ्टर ही डाइड ये अमेंडमेंट आ गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब इसके लिए इससे रिलेटेड अमेंडमेंट की बात करते हैं, कौन से में? 1957 में, ठीक है। तो बेसिकली ये था। तो अब उनके में जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टर्म से ज़्यादा नहीं इलेक्ट हो सकते। अब एक और मेरे हिसाब से एक मैं आपको अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन का एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे उसमें प्रेसिडेंट है, ओके, प्रेसिडेंट की सपोज डेथ हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेगा। अब वाइस प्रेसिडेंट कब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है? मतलब अनलिमिटेड टाइम तक तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस तब तक होल्ड करेगा, मतलब अगर उसने 2 साल तक, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जैसे हमारे में तो ये है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करता है तो 6 महीने के अंदर भाई नया इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आएगा, वो ऑफिस होल्ड करेगा जब तक जितना मतलब उसका टेन्योर बचा है, जो प्रेसिडेंट मर गया है या जो प्रेसिडेंट चला जाता है, वॉट एवर रीज़न, तो वाइस प्रेसिडेंट तब तक ऑफिस होल्ड करेगा। अब वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना मानेंगे? 2 साल मानेंगे। यानी कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ने अगर 2 साल तक अपना प्रेसिडेंट के टेन्योर में रह लिया तो ऐसा माना जाएगा उसका एक टर्म तो उसका एक टर्म खत्म हो गया, ठीक। तो यानी कि 2-2 साल 2-2 बार रह गए तो वो उसका दोनों टर्म खत्म हो गया, फिर अब वो प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। कि ये जो कि आर्टिकल 55 में दिया हुआ है ये बताएगा कि किस तरीके से इलेक्शन होता है। अब मैं बताऊँगी एक्चुअल इलेक्शन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले होता है नॉमिनेशन, मतलब जो भी कैंडिडेट है दोस्त इंटरेस्टेड इन दिस वो क्या करेंगे 28 जून तक, ठीक है, वो अपना नॉमिनेशन फिल कर देंगे। साथ ही साथ वो RBI में 15,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे। उन्हें 15,000 रुपये वापस मिल जाता है। कब वापस मिलता है? जब वो 1/6 ऑफ वोट सिक्योर कर लेते हैं, जितने वोटर्स हैं उसमें से 1/6 ऑफ वोट सिक्योर कर लेते हैं तो उन्हें उनका 15,000 डिपॉजिट मिल जाता है, वरना तो पैसा नहीं मिलता।
और वही सेम रूल जैसे मैंने आपको बताया था, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए या 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, तो वो अपनी मतलब अपना जो नॉमिनेशन है उसे फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, उसके बाद फिर क्या होता है 19 जुलाई को, जैसे मैंने आपको बताया अभी नॉर्मली यही चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद बात करते हैं वोटिंग की। तो वोटिंग 19 जुलाई को होगी। यहाँ पे क्या होता है कि जब वोटिंग होती है तो बैलेट पेपर जाता है। ठीक है, एमएलए के पास भी बैलेट पेपर जाएगा और एमपी के पास भी जाएगा बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर दो तरीके के होते हैं, पिंक वाला बैलेट पेपर जाएगा एमएलए के पास, ग्रीन कलर का बैलेट पेपर जाएगा एमपी के पास। आई विल शो यू कि बैलेट पेपर होता कैसे है। ठीक है, अगर छोटा सा आइडिया तो बैलेट पेपर ऐसा होता है, आगे मतलब कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते हैं, आगे ऑप्शन रहता है कि आप उसे कौन सी प्रेफरेंस दे रहे हो, पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी प्रेफरेंस, चौथी प्रेफरेंस। तो आपके ऊपर है। तो बेसिकली ये होता है वोटिंग के ऊपर। अब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लोग हैं उनके पर्टिकुलर स्टेट में होगा, पार्लियामेंट वालों का यही दिल्ली में ही होता है। तो ऐसे ऐसे करके होता है। अगर कोई अपना सेंटर वगैरह चेंज कराना चाहे तो वो सब मतलब चेंज हो सकता है। जैसे होता है ना कि ज़रूरी नहीं हर कोई अवेलेबल हो, ये हो सकता है। उसके बाद फिर थोड़े बहुत जो चेंजेस हो सकते हैं। अब एक बात, जब वोट किया जाता है ना बहुत ध्यान से बैलेट पेपर भरना पड़ता है। अब आप एक ही के आगे टू दो बार लिख दो या 2 1 लिख दो या फिर 2 को ऐसे लिख दो, तो इन सब चीज़ों से सब बैलेट पेपर को मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आप वर्ड्स में नहीं लिख सकते, जैसे 1 ऐसे वर्ड में नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको ऐसे डिजिट ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद होता है वोट की काउंटिंग। ये बहुत ही मतलब जो प्रोसेस है ये 3 राउंड्स में होता है कि वोट कैसे काउंट होता है। अच्छा, वोट काउंट कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर। कौन काउंट करता है? रिटर्निंग ऑफिसर। और मैं अब बताऊंगी कि वोट कैसे काउंट होता है, लेकिन वोट काउंटिंग से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग कुछ बातें जान लो, जैसे जो कि कुछ टर्म्स है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जानो कि कोटा क्या होता है। कोटा क्या होता है कि मिनिमम नंबर, मतलब जैसे इन लोगों ने कोटा डिसाइड कर लिया, कोटा डिसाइड हो जाता है। मिनिमम नंबर मतलब जो कि एक प्रेसिडेंट को सिक्योर ही करना पड़ेगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को सिक्योर करना पड़ेगा तो ही वो प्रेसिडेंट बन पाएगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत पाएगा। जैसे मैं आपको जब मैंने पहली वीडियो बनाई तो उसमें तब से ये बात कह रही थी कि यहाँ पे हम सबको रिप्रेजेंटेशन का चांस देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी वाले को मिल जाता है, नहीं है ना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम थोड़ी हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो अब देखो वो लगेगा कैसे। देखो इसमें ये है ना कि जैसे कोटा मतलब कि वो मिनिमम नंबर, जैसे कि जो एक पर्सन को मिलेगा जिससे कि वो जीत जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी, इसका फॉर्मूला है कोटा निकालने का। वो फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट, मतलब जितने वोट डलेंगे। ठीक है, उसके बाद कितनी वैकेंसीज है प्रेसिडेंट के लिए, कितनी वैकेंसी है प्रेसिडेंट के केस में 1 + 1 यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। मान लो अगर वोट 100 हुआ तो 100 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 50। 50 में कितना प्लस कर लेंगे 1 यानी कि 51। तो यानी कि जिस भी पर्सन को 51 वोट मिल जाएगा वो अपॉइंट हो जाएगा। अब एक बात बताती हूँ, किसी 2 कैंडिडेट को तो 51 वोट नहीं मिल सकता क्योंकि टोटल वोट तो 100 ही है। तो 51 + 51 कितना हो जाएगा 102। तो एक तो 100 ही वोट है तो किसी एक ही पर्सन को 51 मिलेगा ना। तो वही मिनिमम नंबर जो 2 लोगों को नहीं मिल सकता। तो एक प्रेसिडेंट अगर 51 मतलब वोट सिक्योर कर लेगा तो वो जीत जाएगा। वैसे ही 100 नहीं होता, मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है। टोटल वैलिड वोट कितने होते हैं? 4000 से ऊपर होते हैं। मैं आपको बताती हूँ लोकसभा के कितने होते हैं। लोकसभा के कुछ अराउंड अभी मतलब प्रेजेंटली बता रही हूँ 540 से ऊपर ही हैं। उसके बाद राज्यसभा के भी केस में ऐसे ही है। तो उसमें अराउंड मतलब है वैसे तो कितनी वैकेंसी 250, लेकिन जितनी भी सारी फिल नहीं होगी तो उनके ही 700 से ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद अलग अलग स्टेट का तो भाई अलग अलग है, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट है इस हिसाब से। तो कोटा ऐसे निकालते, मैंने कोटा का एग्जाम्पल दे दिया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने बोला फेडरल कलेक्टर को ध्यान में रखते हैं। तो एमएलए जितने एमएलए मिलके, सारे स्टेट के एमएलए मिलके जो वोट देंगे और जो एमपीज मतलब राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स, ये दोनों मिलके जो वोट देंगे, ठीक है, और एमएलएज के वोट, ये दोनों कितने होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इससे क्या बात पता चलता है? जैसे इससे ये बात पता चलता है कि सीधी सी बात है, अब ये लोग ज़्यादा है नंबर में, ठीक है, ये लोग ज़्यादा है, लोग कम है, तो इनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें एक मेंबर की वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि ये लोग तो कम ही है ना, 700 से मतलब 800 से तो कम ही है।
पर इसमें तो बहुत ही सारे, इसमें तो थाउजेंड्स में, तो सीधी सी बात है इनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अच्छा, अब देखते हैं कि एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी। स्टेट की पॉपुलेशन देखेंगे और कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो आंसर आता है, मतलब जिसका क्वेश्चन टाइप है, उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 1000 से इसमें से डिवाइड करते हैं, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताती हूँ। जो हमारा सेंसस है ना, पॉपुलेशन, जैसे हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो जिस ईयर के एंड में 1 आता है उसमें काउंट करते हैं, जैसे 1961, 1951। तो हम जो सेंसस फॉलो करते हैं आज भी 1971 फॉलो करते हैं। अब रीज़न क्या है, देखो क्या हुआ था, यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तब भी ज़्यादा थी। तो क्या हुआ था, वहाँ के, देखो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होगी कि नहीं, ज़्यादा होगी ना। देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो ऊपर पॉपुलेशन स्टेट है, मतलब एमएलए की वोट की जो वैल्यू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन स्टेट ज़्यादा हुई तो एमएलए की वोट की वैल्यू अपने आप ज़्यादा होगी। और इलेक्टेड मेंबर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अब आप इसकी बात बताते हैं तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट तो बहुत ज़्यादा थी। अब 1971 का सेंसस क्यों फॉलो करते हैं, उस टाइम जो फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज चल रही थी, साउथ साइड वाले लोग फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी को मान रहे थे, अब इधर नॉर्थ साइड वाले लोग मान नहीं रहे थे। अब इस दौरान क्या, यूपी की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अब यूपी की पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी, अब भाई इलेक्शन में तो फ़ायदा हो रहा था, मतलब यूपी से ज़्यादा, यूपी के मतलब एक एमएलए की वोट तो ज़्यादा होगी, मतलब इनका ज़्यादा से होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो भाई अब ये बात लगी तो अब लाइक जो गवर्नमेंट थे सबको लगने लग गया कि इंदिरा गांधी को भी ऐसा लगा कि मतलब लोग जो होंगे उनके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि वो फैमिली प्लानिंग के पॉलिसीज़ को मानेंगे नहीं। उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि फैमिली पॉलिसीज़ को मनवाना था। तो क्या कहते हैं कि मतलब तब ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि अब जब सेंसस काउंट होगी वो 21st सेंचुरी की देखी जाएगी। अब आ जाती है काउंटिंग का समय, आता है 2001 आ जाता है। अब तो सोचो क्या पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, मतलब यूपी की। अब सोचो तब भी इसकी वैल्यू तब गिनी गई थी तब तो 200 से ऊपर थी, मतलब यूपी की एक एमएलए की वैल्यू जो है ना 200 से ऊपर थी, बस एक एमएलए की वैल्यू, ठीक है, एक एमएलए की वोट की वैल्यू। तो अब भाई अब सोचो अब कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो क्या होता है कि अब अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, काउंटिंग का टाइम होता है, तो वो क्या कहते हैं कि अब हम लोग 2026 के बाद देखेंगे। मतलब कि अब जो काउंटिंग होगी, मैंने बताया कि मतलब जिसके आगे 1 आता है, तो यानी कि अब 2031 में काउंटिंग होगी, उसका रिपोर्ट आएगा कुछ 2032 या 2033 में, तो उस हिसाब से होगा। तो दिस वॉज द थिंग विच आई एम टेलिंग यू। लाइक सपोज मान लो किसी स्टेट की जो पॉपुलेशन है, हम मान लेते हैं, आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। किसी स्टेट की पॉपुलेशन हम मान लेते हैं इतनी है, ठीक है, 10,000, नहीं 10,000 ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा, इतनी मान लो, ठीक है, ये पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मान लो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, हम लोग मान लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे 10 है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स 10 है। तो क्या होगा, वैसे इतनी होती नहीं पॉपुलेशन, आपको नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, कितना हो गया, इतना आ गया। अब इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, जब इसको 1000 डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो और चल जाएंगे, मतलब एक एमएलए की वैल्यू वोट की कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। ये मैंने आपको नॉर्मल से एग्जांपल दिया था, ऐसा होता मतलब ऐसा है नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप सिक्किम के एक मेंबर की वोट की वैल्यू देख लें एमएलए की, वो 10 से भी नीचे है, तो बात अलग है। अच्छा एक और बात, अगर मान लो इधर जो आंसर आता है 1000 से डिवाइड, जैसे मेरे यहाँ पे तो 10 आया, पर मान लो अगर जो आंसर है वो क्या कहते हैं 500 से ऊपर आता है, तो एक और वोट ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एमपी के वोट की वैल्यू, मतलब पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि जो एमएलए और एमपी की वोट की वैल्यू जो है बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अब इसका तो पता चल, अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स ऑफ एमएलए, मतलब सारे स्टेट्स का जितने भी वोट्स हैं, मान लो एक स्टेट से मैंने बताया यहाँ पे मान लो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि जो एक एमएलए है जिस भी पर्टिकुलर स्टेट का, मैंने ऐसे रैंडम कोई स्टेट लिया, मान लो ए बी स्टेट का, मैंने एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली, 10 निकाली। अब ये 10 निकाली तो मान लो वहाँ पे 10 लोग हैं, मैंने बताया था 10 इलेक्टेड मेंबर्स है, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि उस स्टेट से कितना आ रहा है, 100। ऐसे करके मैं सारे स्टेट का ऐड कर लूँगी, तो जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे लिख दूँगी, टोटल वोट्स ऑफ एमएलए, और उसे किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितने इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के, ठीक है। तो जब पूरी कैलकुलेशन हो जाती है, जब हमें दोनों के वोट की वैल्यू पता चल जाती है,
MP की भी वोट की वैल्यू पता चल जाती है, MLA की वोट की वैल्यू। जब हम दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है, MP की वोट की वैल्यू प्लस MLA, 10 लाख से ऊपर बन जाता है वोट, 10 lakhs, आर यू गेटिंग इट, 10 lakhs। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि MP के वोट की वैल्यू ML। तो मैंने आपको कोटा बताया, कोटा ये बताया वो मिनिमम नंबर जो कि एक ही पर्सन को मिलेगा, 2 लोगों को मिल नहीं सकता। यहाँ मतलब 50, जैसे मैंने आपको बताया था 51%, ठीक है। एक रैंडम ऐसे एग्जांपल लेके फिर मैंने आपको ये बताई बात कि MLA की वोट की वैल्यू और MP की वोट की वैल्यू, जो सारे MLAs की वोट मिला लो, MP के सारे वोट मिला लो, बराबर होगा। MLA का मैंने बताया कितना वैल्यू, वोट की वैल्यू कितनी होती है, जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसे डिवाइड कर दो जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और जो आंसर है उसे 1000 से डिवाइड कर दो। एक और रूल है, अगर 500 से ज़्यादा वोट्स आते हैं तो उसमें एक और प्लस कर दो। और MP की वैल्यू की वोट मतलब पार्लियामेंट के मेंबर की वोट कितना है, जितने MLA के वोट हैं मैंने बताया सब स्टेट का प्लस कर लो, हर एक स्टेट का पहले निकाल लो, सब हर स्टेट का निकाल लो कितनी वैल्यू है, फिर सारे स्टेट के वोट्स को प्लस कर दो, उससे जितने इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट को उससे डिवाइड कर दो। तो मैंने बताया आपको 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। ये था, ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी। तो मैंने जैसे आपको पहला स्टेप बताया था नॉमिनेशन था, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया वोटिंग था, और वोटिंग के बाद मैंने आपको कुछ चीज़ बताई। अब बताती हूँ मेन चीज़ जो कि है कि ये काउंटिंग कैसे होगी। तो अब देखते हैं काउंटिंग का। काउंटिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में होती है। कभी भी मतलब जो हमारी काउंटिंग है आर्टिकल 55 में ऐसे बता रखी है, कभी भी जो काउंटिंग है राउंड 3 तक नहीं पहुंची। एक बार राउंड 2 तक पहुंची थी VV गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच में, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जब काउंटिंग हो रहा था। काउंटिंग कौन करता है, रिटर्निंग ऑफिसर करता है। तो बैलेट पेपर कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे कैंडिडेट के नाम लिखे रहते हैं, मैंने लिखा ABCD, ठीक है। MP और MLA वोट करते हैं। तो देखो अब अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो जिसको जौन से प्रेफरेंस देना चाहता है, सपोज मैंने इस कैंडिडेट को पहली प्रेफरेंस दी, D कैंडिडेट को पहली प्रेफरेंस, तो मैं आगे क्या लिख दूंगी 1, C कैंडिडेट को दूसरी प्रेफरेंस तो आगे 2, B कैंडिडेट को तीसरी प्रेफरेंस तो आगे 3, A कैंडिडेट को चौथी प्रेफरेंस तो आगे 4। अब आपको एक बात बता देती हूँ, ये आपके ऊपर है कि आप लिखना चाहते हो, मतलब आप सबको प्रेफरेंस देना चाहते हो कि सिर्फ एक ही को। देखो आगे 1 लिख के भी आप छोड़ सकते हो, ज़रूर नहीं है सबको प्रेफरेंस दो, ठीक है, आपके ऊपर है। पर कई लोग कहते हैं दे दो, कई लोग कहते हैं नहीं देते हैं। वैसे अगर नहीं, अगर जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी पार्टी को फॉलो कर रहा है तो वह दूसरा प्रेफरेंस किसी को देता ही नहीं है। अब काउंटिंग कैसे होगी मैं आपको पहले राउंड बता रही हूँ। तो ये तो चलो बैलेट पेपर आ गए, सबके बैलेट पेपर आ गए। मैं मान लेती हूँ हमारे इलेक्टोरल कॉलेज के जो पूरे वोट्स हैं वो कितने हैं मिला के 100 वोट हैं, ठीक है, 100 वोट्स हैं। कोटा कैसे निकलेगा मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, वैल्यू ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड, मतलब 100 अपॉन कितनी वैकेंसीज है 1, और क्या कहते हैं कि 1 और उसमें कितना प्लस है 1 यानी कि 2, और फिर प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 51, ठीक है। तो यानी कि जो भी पर्सन 51 वोट सिक्योर कर लेगा, 51 या 51 से ज़्यादा, वो इलेक्शन जीत जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले A को मान लो 40 वोट मिले, B को मिले 30, C को मिले 20। जब पहली बार मतलब जब सबको पहली प्रेफरेंस, यहाँ पे सबकी अलग अलग ट्रे बनी है, ठीक है, ABCD तीनों की अलग, ये A की ट्रे बनी है, B की ट्रे बनी है, C की ट्रे बनी है, D की ट्रे बनी है। तो इसमें सबके वोट डाले गए, पहली प्रेफरेंस वाली डाली गई। तो मान लो 40 लोगों ने A को पहली प्रेफरेंस दी है, 30 लोगों ने B को दूसरी मतलब पहली प्रेफरेंस दी है, 20 लोगों ने C को पहली प्रेफरेंस। अब इस तरीके से प्रेफरेंस है। अब क्या होगा, किसी को 51 तो वोट मिले नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जिसको सबसे कम वोट मिलेगा उसे क्या किया जाएगा, एलिमिनेट। डी क्या हो गया, एलिमिनेट, क्यों, क्योंकि सबसे कम वोट इसे मिले हैं। अब जो ये डी के 10 वोट्स हैं, अब एलिमिनेट हो गया। अब जो ये डी के 10 वोट्स हैं, अब उसका क्या करेंगे, अब 10 वोट्स ही लेंगे और इसमें देखेंगे दूसरी प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस उन्होंने डी को दे रखी है, अब दूसरी प्रेफरेंस किसे देंगे, या तो ए को दे रखी होगी दूसरी प्रेफरेंस, या बी को दे रखी होगी, या सी को दे रखी होगी, है ना। तो मान लो ए को दे रखा है 3, बी को भी दे रखा है 3, और सी को दे रखा है 4, यानी कि ये जो 10 लोग थे उनमें से 4 लोगों ने दूसरी प्रेफरेंस पे सी को रखा, 3 लोगों ने दूसरी प्रेफरेंस पे बी को रखा, और 3 लोगों ने दूसरी प्रेफरेंस पे किसको रखा, ए को। तो अब यानी कि हम क्या करेंगे, सबके में ऐड कर देंगे। ए में कितना ऐड करेंगे 3, 40 प्लस 3, और 30 में कितना मतलब बी में कितना ऐड करेंगे, बी को कितना मिला है 3, सी को कितना मिला है 4। तो अब टोटल वोट कितने होते हैं, टोटल वोट हो जाएंगे हमारे 43, मतलब किसी को अगर हाईएस्ट मिले हैं तो 43।
अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी किसी को भाई मतलब 51 तो मिला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे कम वोट किसके हैं, सी के, तो हम सी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट। अब ये 24 वोट का हिसाब देखते हैं, सी के जो 24 वोट है इसका क्या हिसाब है। अब मान लो सी के जो 24 वोट्स है, ठीक है, अब इन मतलब ये जो लोग हैं, मतलब इसमें 20 और 4 इन लोगों का अलग अलग दिखेंगे। अब बताते क्यों अलग अलग दिखेंगे। एक तरफ मान लो 20 है, ओके, और एक तरफ मान लो 4 है। तो 20 लोगों ने पहली प्रेफरेंस किसे दी थी, सी को, तो अब वो दूसरी प्रेफरेंस किसे देंगे, या तो ए को देंगे, या बी को देंगे, या डी को देंगे, ठीक है, या ए को देंगे, या बी को देंगे, या डी को देंगे। समझ रहे हो ना, इन सी जो मतलब सी के पास 20 वोट्स थे, यानी कि 20 लोगों ने सी को पहली प्रेफरेंस दी थी, तो वो अपनी दूसरी प्रेफरेंस या तो ए को दी होगी, या बी को दी होगी, या डी को दी होगी। और ये जो 4 लोग हैं, इन्होंने अपनी पहली प्रेफरेंस किसे दे रखी थी, डी को दे रखी थी, और दूसरी किसे दे रखी थी, सी को। तो बाकी तीसरी प्रेफरेंस इनकी कौन होंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रेफरेंस देखते हैं, थर्ड प्रेफरेंस। कौन सी, थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी थर्ड प्रेफरेंस 2 लोग को दे रखी, देखो डी को तो पहली प्रेफरेंस दे रखी थी, तो डी को तो एक भी नहीं गया होगा, और फिर सी को इन्होंने अपनी दूसरी प्रेफरेंस दे रखी थी, तो सी को एक भी नहीं जाएगा, तो बचे ए और बी, ठीक है। तो मान लो उन्होंने ए को एक ने दे दी 2, 3 दे दी, मान लो 3, और बी को कितनी दे दी, 1, ठीक है। तो इनके में मैं इतना और ऐड कर देती हूँ, +3 और इधर +1। अभी एक 20 बचा है, अभी 20 को भी करना है, ठीक है। अभी वैसे भी किसी के पास 51 हुआ नहीं है, तो 4 वोटों का तो हिसाब ये हो गया, 24 वोटों में से 4 वोटों का हिसाब हो गया। अब 20 वोटों का हिसाब यहाँ पे करते हैं। तो मैंने बोला अगर जो 20 वोट है उन्होंने पहले प्रेफरेंस अपनी सी को रखी थी, अब दूसरी प्रेफरेंस या तो अपने ए को रखेंगे, या बी को रखेंगे, या डी को रखेंगे। चलो मान लिया वो लोग ए को दे देते हैं, 20 वोट्स हैं, तो 20 वोटों में से मानते हैं कि ये जो 20 लोग थे उसमें से मान लेते हैं जो दूसरी प्रेफरेंस है वो ए को 12 लोगों ने दी है, बी को दूसरी प्रेफरेंस 5 लोगों ने दी है, ठीक है, और डी को दूसरी प्रेफरेंस 3 लोगों ने दी है। तो यानी कि अब इसमें तो +12 ऐड हो जाएगा, है ना, और कितना इसमें +5 ऐड हो जाएगा। अब भाई डी तो एलिमिनेट हो चुका है, अब डी के वोट का क्या होगा। अब आप ये सोचो डी के वोट का होगा क्या। अब इन 3 वोटों का देखते हैं क्या होगा। अब इन 3 वोटों के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमने नॉर्मली सेकंड प्रेफरेंस देखी थी, अब डी तो एलिमिनेट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम तीसरी प्रेफरेंस देखेंगे कि इन 3 लोगों ने अपनी दूसरी प्रेफरेंस तो मान लिया डी को रखी है, पर अपनी तीसरी प्रेफरेंस किसे रखते हैं, उसके हिसाब से वोट ऐड हो जाएंगे। तो मान लो इन्होंने अपनी तीसरी प्रेफरेंस में इन 3 लोग हैं, ठीक है, तो मान लो 2 बी को दे, मान लो ए है और बी है, तो 2 लोगों ने अपनी तीसरी प्रेफरेंस बी को रखी है, और एक इंसान ने अपनी तीसरी प्रेफरेंस ए को रखी है, तो इनके उसमें ऐड हो जाएंगे +1 +2, ठीक है। अब देखो कितने वोट आ गए, देखो कितने वोट हो गए, अब काउंट इट। अब कितने मिल गए ए को मिल गए 59, तो 51 से तो ज़्यादा है, तो ए विनर हो गया। और 59 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 41, तो यानी कि बी को 41। तो ए को कितने मिले हैं, यहाँ पे साफ साफ लैंग्वेज लिखे, तो ए को मिले हैं 59, बी को मिला है 41, तो विनर कौन हुआ, कोटा कितना है 51, तो 51 से ज़्यादा इसका, तो ए विनर, ए को इलेक्ट कर लिया एज ए प्रेसिडेंट। आई थिंक आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे काउंटिंग होती है। मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए किस तरीके से काउंटिंग होती है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी इफ यू पे अटेंशन टू इट। लाइक एनीथिंग, एनी डाउट you are having related to this, then you can mention it in the comment and I will surely clarify your doubt. So that's it for now. We'll continue in our next class. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.